कट मारने के चक्कर में किसी पहाड़ पर चढ़े या फिर किसी दूसरे साइड पर समुद्र में जाकर लैंड करे। सुनने में शायद इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन असल में ये मुमकिन भी है और हकीकत में ऐसा होता भी है। और उस जगह का नाम है पनामा नहर, जो कि इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे 1 लाख टन से भी ज्यादा भारी जहाज को पनामा नहर आसानी से ऊपर उठा देती है और फिर बिना कोई नुकसान किए आसानी से नीचे भी ले आती है। करीब 160 साल पहले तक चाइना से निकलने वाले शिप्स को यूरोप तक पहुंचाने के लिए साउथ चाइना सी से होते हुए बे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन ओशन से होते हुए मेडागास्कर को पूरा बाईपास करके यूरोप तक पहुंचना पड़ता था। ये पूरा सफर 24,000 किलोमीटर लंबा था, जिसमें वक्त भी ज्यादा था और पैसे भी। इसीलिए सफर को कम करने के लिए दूसरा ऑप्शन भी होता था। वह रास्ता ईस्ट चाइना सी से होते हुए रसिया को बाईपास करके ईस्टेरियन सी से गुजरता था। कंपैरिजन किया जाए तो ये पूरा रास्ता 11,000 किलोमीटर छोटा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ईस्ट का रास्ता अवॉइड करते थे। रास्ते में बहुत सी दिक्कत थी। साल के कई महीनों तक तो ये समुद्र में बर्फ जमी रहती थी, इसीलिए इस रास्ते से कहीं भी आया जाया नहीं जा सकता था। इस मसले को जल्दी से सॉल्व करने के लिए और समुद्र में शॉर्टकट बनाने के लिए 1859 में कैनाल यानी कि नहर बनाई गई, जिसे सुएज नहर का नाम दिया गया। 150 किलोमीटर लंबे इस कैनाल को अरेबियन सी से बड़ी आसानी से मेडिटेरियन सी से जा मिलाया। जो सफर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर 24,000 किलोमीटर में तय किया जाता था, वही इस कैनाल के जरिए सिर्फ 13,000 किलोमीटर में पूरा किया जाने लगा। सुएज कैनाल की कामयाबी को देखकर अमेरिकन शिपिंग कंपनी को भी इस किस्म की कैनाल की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को घूमकर जाना पड़ता था। इसीलिए साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला ये लैंड कनेक्शन जहां पनामा में मौजूद है, यहाँ भी एक कैनाल बनाने का फैसला किया गया, जिसको आज पूरी दुनिया पनामा कैनाल के नाम से जानती है। लेकिन सुएज की तरह पनामा से कैनाल निकालना इतना मुश्किल होगा, ये किसी को भी नहीं पता था। जहां सुएज में कैनाल को खोदना काफी आसान था, क्योंकि वहां की जमीन का लेवल समुद्र के लेवल से सिर्फ कुछ ही फीट ऊंचा था और वहां की जमीन भी रेतीली हुआ करती थी। वही पनामा में कैनाल खोदना लगभग इम्पॉसिबल था और उसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उस पहाड़ों के अंदर मजबूत पत्थर। यहाँ कैनाल खोदने का मतलब ये था कि 500 मीटर ऊंचे पथरीले पहाड़ को समुद्र के लेवल तक डीप में खोदा जाए। और आखिरकार 1870 में ये मुश्किल चैलेंज एक फ्रांस की कंपनी ने अपने सर पर ले लिया। इसमें काम करने वाले वर्कर्स को यहाँ न सिर्फ पत्थरों को काटना था, बल्कि जंगलों में मौजूद जहरीले और जानलेवा कीड़ों से भी अपनी जान बचानी थी। अभी काम शुरू हुए कुछ ही साल बीते थे कि मच्छरों के काटने से वर्कर्स में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि एक एक करके वर्कर्स की मौत होने लगी। अब आखिरकार मामला इस हद तक पहुंच गया था कि 56,000 वर्कर्स इस बीमारी की लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी वजह से फ्रांस कंपनी के लोग प्रोजेक्ट को छोड़कर उल्टे पांव भाग रहे थे। साल 1904 में अमेरिकन जब यहाँ आए तो उन्होंने पनामा कैनाल की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक बार फिर से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की। अमेरिकन जान चुके थे कि पहाड़ को खोदना एक नामुमकिन काम है, इसीलिए पहाड़ और सी लेवल का ये फर्क पूरा करने के लिए यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया, जिसे दुनिया आज गटुन लेक के नाम से जानती है। इस लेक के एक हिस्से से कैनाल खोदकर आर्टिफिशियल ओशन तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आर्टिफिशियल लेक पहाड़ों के बीच में पानी जमा करके बनाई गई थी, यानी अटलांटिक या फिर पैसिफिक ओशन से शिप्स को लेक तक पहुंचाने के लिए 1 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाना बहुत ही जरूरी था। और इस काम को अंजाम देने के लिए लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको वाटर स्टोरेज भी कहा जाता है। शिप जब पहले लॉक्स के करीब पहुंचती है तो लॉक के अंदर का पानी सी लेवल से मैच करने के लिए ट्रेन किया जाता था। जब पहले लॉक का वाटर लेवल समुद्र के लेवल जितना हो जाता था तो लॉक खोल दिया जाता था और शिप पहले लॉक के अंदर चली जाती थी। एक काम एक टग बोट या फिर टग ड्रेन की मदद से किया जाता था। शिप जब पहले लॉक में आ जाती है तो पहला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप्स को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी ट्रेन होकर पहले लॉक में डाला जाता है। जब दोनों लॉक्स का वाटर लेवल बराबर हो जाता है तो गेट खोल दिया जाता है और शिप अब दूसरे लॉक में पहुंच जाती है और दूसरे लॉक का गेट दोबारा बंद हो जाता है।
इस तरह लेक का पानी दूसरे लेक में भरा जाता है और जब दोनों लोक का लेवल लेक के लेवल से मैच हो जाता है तो तीसरा गेट खोल दिया जाता है और ऐसे शिप लेक में तैरना शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 किलोमीटर लेक को पार करने के बाद एक बार फिर से लॉक का सिलसिला शुरू हो जाता है और जिस तरह शिप को ऊपर किया गया था उसी तरह लॉक्स का इस्तेमाल करके शिप्स को पैसिफिक ओशन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। पनामा कैनाल पूरे इंजीनियरिंग इतिहास का एक ऐसा नमूना है जो अपने आप में ही एक अजूबा है और इसके बिना शिपिंग इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। इसके जरिए ना सिर्फ वेस्टर्न यूएस पोर्ट्स यूरोप के करीब हो जाते हैं बल्कि ईस्ट यूएस पोर्ट्स भी एशिया के करीब हो जाते हैं। कार्गो शिप्स को ये फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए और महीनों का सफर दिनों में कंप्लीट करने के लिए टोल टैक्स भी देना पड़ता है और 20 फीट कंटेनर के बदले $60 टोल टैक्स के तौर पर देने होते हैं। यानी एवरेज साइज शिप्स जिसमें 15,000 कंटेनर्स होते हैं वह सिर्फ एक बार ये कैनाल इस्तेमाल करने के तकरीबन $9 लाख चुकाती है, जो तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए होते हैं। पनामा नहर पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि नई मैन्युफैक्चरिंग होने वाली शिप्स की साइज को पनामा कैनाल की इस लॉक की साइज के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 में कंटेनर शिप कैनाल में सिर्फ 6 दिन तक फंसी रही थी और इसकी वजह से यहाँ भारी ट्रैफिक जाम लग गया था और 6 दिन के बाद कैनाल को तो क्लियर करवा लिया, लेकिन इस हादसे की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को $60 बिलियन यानी कि 4,680 अरब रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा था। तो आपको क्या लगता है, इसे भी दुनिया के अजूबों की लिस्ट में शामिल करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।